हाँ भाई देखिए, आज हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11। तो क्वेश्चन आपके पास में है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अपॉन जेड, इसका इंटीग्रेशन हमें सी के अनुदिश करना है और सी मॉड जेड इक्वल टू 1 एक वृत्त है। तो देखिए इस इंटीग्रेशन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको दे दिया गया है कि जो सी है ये मॉड जेड इक्वल टू 1 है। तो मॉड अगर यहाँ से हटाएंगे तो जेड इक्वल टू, देखिए मापांक तो आपके पास में 1 हो ही गया है और इसका कोणांक जो है वो मान लिया सपोज थीटा है, तो फिर इसको चरघातांक के रूप में हम लोग लिख देते हैं e की पावर आयोटा थीटा। तो z इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा और इसका अवकलन अगर कर दें तो डी जेड इक्वल टू आयोटा e की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। और चूंकि वृत्त है इसलिए वृत्त में हम जानते हैं थीटा का मान होता है 0 से 2 पाई तथा थीटा का मान 0 से 2 पाई तक है। थीटा का मान 0 से 2 पाई तक है। ठीक है भाई, तो वैल्यू पुट करिएगा। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए थीटा का जो लिमिट है आपके पास में 0 से 2 पाई है, तो लिमिट आप लोग कर देंगे 0 टू 2 पाई डी जेड। तो डी जेड आ गया आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा अपॉन जेड, तो जेड का वैल्यू ई की पावर आयोटा थीटा और ये आपका डी थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। आयोटा यहाँ कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई डी थीटा इक्वल टू आयोटा और डी थीटा का जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास में बनेगा थीटा और लिमिट इसका बनेगा 0 टू 2 पाई इक्वल टू आयोटा अपर लिमिट 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0। तो इंटीग्रेशन आपके पास में आ गया भाई 2 पाई आयोटा। हाँ भाई देखिए नेक्स्ट सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अपॉन जेड की पावर n, जहां n एक से बड़ी प्राकृत संख्या है तथा c कोई सावृत वक्र है जिसके अंदर मूल बिंदु है। देखिए भाई इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम कॉची समाकलन प्रमेय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि z इक्वल टू 0 पर आपका जो फंक्शन है ये विश्लेषिक नहीं है। तो चूंकि फलन z इक्वल टू 0 पर विश्लेषिक नहीं है और देखिए z इक्वल टू 0 इस वृत्त के अंदर स्थित है, संवृत वक्र है जिसके अंदर मूल बिंदु है। तो z इक्वल टू 0 इस c के अंदर स्थित है, इसलिए हम कहेंगे कि c के अंदर fz विश्लेषिक नहीं है और fz विश्लेषिक नहीं है इसलिए यहाँ हम कॉची समाकलन प्रमेय का प्रयोग नहीं कर सकते। तो फिर इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे, देखिए इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो किस प्रकार से होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड 0 की पावर n इक्वल टू पाई आयोटा अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल एफ n माइनस 1 जेड 0। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन करिए इसके साथ में और वैल्यू पुट कर दीजिएगा। कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो देखिए एफ जेड डी जेड का जो गुणांक है यहाँ पर आपके पास में क्या हो गया 1, तो एफ जेड इक्वल टू आ गया आपके पास में 1 और जेड 0, देखिए जेड माइनस जेड 0 की पावर n और ये जो जेड की पावर n है इसको आप ऐसा लिख सकते हो जेड माइनस 0 की पावर n। इसका मतलब जेड 0 का वैल्यू आपके पास में क्या बन गया भाई 0, तो ये जेड 0 का वैल्यू 0 आ गया। तो इसका अगर एफ जेड का अगर आप लोग अवकलन करेंगे तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा 0 और एफ डैश जेड 0 हो गया, तो इसका अवकलन आगे से कितने बार भी कर लीजिएगा इसका अवकलन हमेशा क्या रहेगा 0। इसलिए एफ एन माइनस 1 जेड 0 ये आपके पास में आ जाएगा 0। तो वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अपॉन जेड की पावर n इक्वल टू, देखिए भाई 2 पाई आयोटा अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल और इंटू एफ n माइनस 1 जेड 0, इसका वैल्यू आप लोग देख सकते हैं कितना आ गया 0 और ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटीग्रेशन आपके पास में आ जाएगा 0। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ जेड क्यूब डी जेड लिमिट -2 प्लस आयोटा से 5 प्लस 3 आयोटा, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन का जो पथ है, समाकलन का पथ हमें देखना पड़ेगा। समाकलन का पथ हम लोग किस प्रकार से देखेंगे, ध्यान दीजिए भाई, सामने ध्यान से देखना भाई। आपके पास में जो पहला बिंदु है ये -2 प्लस आयोटा है, तो -2 प्लस आयोटा इसको आप एक बिंदु के रूप में अगर आप इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो आ जाएगा -2 1।
तो इसका कोऑर्डिनेट -2 1 को अगर आप देखें तो ये सेकंड चतुर्थांश में आपके पास आ जाएगा -2 1। इसके बाद में जो दूसरा बिंदु आपके पास है ये 5 + 3 आयोटा, तो 5 + 3 आयोटा, इसको अगर आप लोग एक बिंदु के रूप में अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 3। तो 5 3 बना दीजिए, ये पहले चतुर्थांश में आपको मिल जाएगा। तो ये आ गया 5 3। और अब यहाँ से देखिए इस बिंदु -2 1 से गुजरने वाली एक्स अक्ष के समांतर रेखा में खींच रहा हूँ। तो यहाँ से हमने ये एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींची है, बिंदु -2 1 से गुजरने वाली, और बिंदु 5 3 से गुजरने वाली वाई एक्स के समांतर रेखा खींच लीजिए। तो ये दोनों रेखाएं इस एक बिंदु पर मिल जाएंगी। सपोज ये बिंदु ए है और ये बी है और ये बिंदु आपका बीच में सी है, तो दोनों रेखाएं बिंदु सी पर मिल जाती हैं। तो समाकलन का पथ जो अपना है ये ए से सी तक हो गया और फिर सी से बी तक हो गया। अब एक बार हम लोग सी के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। तो देखते हैं यहाँ से जो बिंदु सी है इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा। भाई चूंकि ये वाली जो रेखा है एक्स अक्ष के समांतर है, और आप जानते हैं एक्स अक्ष के समांतर रेखा जो होती है उस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा स्थिर रहता है। तो वाई कोऑर्डिनेट अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा। तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है ये तो आ जाएगा 1। अब चूंकि ये वाली जो रेखा है वाई एक्स के समांतर है, और जब कोई भी रेखा वाई एक्स के समांतर होती है तो उस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर एक्स कोऑर्डिनेट स्थिर रहता है। तो आप इस रेखा पर देख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 5 है, इसलिए यहाँ भी कितना आएगा 5। तो बिंदु सी का जो कोऑर्डिनेट आपके पास में है ये आ गया 5 1। ठीक है, तो इस प्रकार से समाकलन का पथ बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे। तो एक बार तो हम यहाँ समाकलन का पथ बता देते हैं। तो यहाँ समाकलन का पथ निम्न प्रकार है। यहां समाकलन का पथ निम्न प्रकार है। देखो भाई किस प्रकार से है। नंबर फर्स्ट, अब नंबर फर्स्ट को देखिए, समाकलन का जो पथ है वो किस प्रकार से होगा। भाई बिंदु ए जिसका कोऑर्डिनेट -2 1 है, यहां से लेके बिंदु सी जिसका कोऑर्डिनेट है 5 1 तक, यानी कि ए सी पर। तो एक तो हो गया ए सी पर। तो ए सी पर आप लोग देख सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा हमेशा, और वो कितना है वाई कोऑर्डिनेट 1। प्रत्येक स्थिति में ए सी के प्रत्येक बिंदु पर वाई कोऑर्डिनेट 1 रहेगा। तो ए सी पर y = 1, देन dy = 0, इसलिए z = अब हम जानते हैं z होता है x + आयोटा y। तो z का वैल्यू z में वैल्यू पुट करोगे y का, तो जाएगा x + आयोटा बन जाएगा y का वैल्यू 1 करने पर। तो dz = अब देखिए dz होता है dx + आयोटा dy। तो dx और dy 0 हो गया, तो dz = dx आपके पास बन जाएगा। तथा x का मान, अब लिमिट के लिए हम लोग देख लेंगे x का मान। AC पर देखो x का मान -2 से 5 तक है, तो x का मान -2 से 5 तक है। सेकंड अब करेंगे। सेकंड देखिएगा, इसमें जो सेकंड पार्ट है इसमें पथ आपका बिंदु C से बिंदु B तक है। तो बिंदु यानी कि CB पर हो गया, और CB पर आप लोग देख सकते हैं कि ये वाई एक्स के समांतर है, इसलिए x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। और ये x कोऑर्डिनेट आ गया कितना 5, यानी कि x = 5। x = 5 का मतलब dx = 0, और dx = 0 हो गया। तो z = भाई z होता है x + आयोटा y। अब x का वैल्यू अगर 5 कर दें तो 5 + आयोटा y, dz = dx + आयोटा dy। अब dx 0 है तो dz आपके पास बनेगा आयोटा dy, तथा y का मान, अब y का मान देखिए कहां से कहां तक गया, 1 से लेके 3 तक। तो y का मान 1 से 3 तक है। y का मान 1 से 3 तक है। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा और इंटीग्रेशन को फिर सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहीं कर देता हूं मैं ऊपर ही। तो अब इस इंटीग्रेशन को हम लिख देंगे। देखिए पहला जो इंटीग्रेशन है इसको आप लिख देंगे ऐसे AC z³ dz, और प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन z³ dz, और इसमें पथ आपका CB पर है, तो यहां मैंने लिख दिया है CB। अब एक बार मैं इनको हटा देता हूं। तो वैल्यू पुट करेंगे अब इसके अंदर।
वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रेशन। तो नंबर फर्स्ट जो AC के अनुदिश है इस पर देखिए जेड क्यूब, तो जेड को तो आप लिखोगे x प्लस आयोटा, तो बन जाएगा x प्लस आयोटा का होल क्यूब, और dz आपके पास में हो गया dx, तो इसको आप लिखेंगे dx। नेक्स्ट यहाँ x का जो मान है -2 से 5 है, इसलिए लिमिट आपका हो जाएगा -2 से 5 प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन को देखिएगा जो CB के अनुदिश है, तो जेड क्यूब, अब यहाँ z इक्वल टू 5 प्लस आयोटा y है, तो z का वैल्यू पुट करिए तो ये आ गया 5 प्लस आयोटा y का होल क्यूब, और dz का वैल्यू पुट करोगे आयोटा dy, तो ये आपका आयोटा dy, और y का मान क्या होगा भाई यहाँ 1 से 3, तो लिमिट आप लोग कर देंगे इसका 1 2 3। अब इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, तो देखिए सबसे पहले x प्लस आयोटा का होल क्यूब, घात नियम से इसका समाकलन कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा की पावर 4/4, और इसका लिमिट -2 से 5 प्लस आयोटा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस आयोटा y की पावर 4/4, और चूंकि y का गुणांक आयोटा है इसलिए आयोटा से आप लोग डिवाइड करोगे तो आयोटा से आयोटा हो जाएगा कैंसिल, और लिमिट आपके पास में जाएगी 1 2 3 इक्वल टू, अब यहां से देखिए 1/4 ये तो कांस्टेंट है, तो अपर लिमिट 5 जब करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस आयोटा की पावर 4, तो 5 प्लस आयोटा की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट आप लोग करोगे -2, तो बनेगा -2 प्लस आयोटा की पावर 4, ठीक है भाई, और प्लस यहाँ से भी 1/4 कांस्टेंट है, तो अपर लिमिट जब हम 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट 1 करेंगे आप लोग, तो ये बनेगा 5 प्लस 3 आयोटा, ये 5 प्लस आयोटा ही बनेगा, y का वैल्यू अगर 1 हम लोग कर देंगे तो 5 प्लस आयोटा की पावर ये आपके पास में बनेगी 4, ठीक है। अब एक बार मैं इनको हटा देता हूँ। हाँ, तो अब देखिए नेक्स्ट 5 प्लस आयोटा की पावर 4 यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो 5 प्लस आयोटा की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। अब ये दो टर्म्स आपके पास में बचे हैं, 5 प्लस 3 आयोटा की पावर 4 -2 प्लस आयोटा की पावर 4, दोनों में से 1/4 कॉमन आ जाएगा, तो 1/4 इंटू यहां से लिख दिया हमने 5 प्लस 3 आयोटा की पावर 4, और फिर ये आ जाएगा -2 प्लस आयोटा की पावर 4, देन -2 प्लस आयोटा की पावर 4। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो 1/4 इंटू, यहाँ देखिए सर्वसमीका जानते हैं हम लोग इसके लिए a प्लस बी की पावर 4, तो a प्लस बी की पावर 4 बन जाता है a की पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस b की पावर 4। तो इस सर्वसमीका का यूज करेंगे तो सबसे पहले a की पावर 4, तो 5 की घात 4 ये आपके पास में जाएगा 625, और प्लस 4 a क्यूब b, तो 4 a क्यूब का मतलब 5 की घात 3 हो जाएगा 125, और इंटू b का मतलब हो गया 3 आयोटा, मल्टीप्लाई कर दिया तो बनेगा 1500 आयोटा, तो 1500 आयोटा। नेक्स्ट है 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 6 a स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 5 के स्क्वायर 25 होगा, और b स्क्वायर यानी कि 9 आयोटा स्क्वायर जो है -1 बन जाएगा, ठीक है। तो सोल्व करेंगे, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 150, और 150 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास में जाएगा 150, और 150 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में कितना बनेगा भाई 1350, तो ये बन गया 1350, और -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -1350 प्लस 4ab क्यूब, तो 4a का वैल्यू आपके पास में 5 है, और b क्यूब यानी 3 का क्यूब अगर कर दोगे तो ये कितना बनेगा आपके पास में 3 की पावर 3 4ab क्यूब, तो a का वैल्यू तो 5 हो गया, और b क्यूब कर रहे थे आप लोग तो 27, और आयोटा क्यूब जो है ये माइनस आयोटा आपके पास में बन जाएगा,
इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 540 आयोटा और प्लस बी की पावर 4, तो ये आपके पास में जाएगा 3 की घात 4 से 81 और आयोटा की पावर 4 बन जाएगा 1, फिर माइनस। अब यहाँ पर यूज करेंगे तो -2 प्लस आयोटा की पावर 4, सबसे पहले a की पावर 4 से -2 की पावर 4 हो जाएगा 16 प्लस 4a³ b, तो 4a³ से आ गया -8, -2 की घात 3 अगर कर दोगे तो, और इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा -32 आयोटा, तो -32 आयोटा। फिर नेक्स्ट -32 आयोटा। नेक्स्ट आपके पास में है 6a² b², तो 6a² यानी -2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास में 4 हो जाएगा, और b² यानी आयोटा स्क्वायर जो कि -1 हो जाएगा, तो बन जाएगा -24। और नेक्स्ट है प्लस आयोटा की पावर 4ab³, तो 4 a का वैल्यू आपके पास -2 है और b³ यानी आयोटा क्यूब जो कि माइनस आयोटा बनेगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा +8 आयोटा, तो प्लस के 8 आयोटा। और नेक्स्ट है प्लस b की पावर 4 यानी आयोटा की पावर 4, तो ये आपके पास में बनेगा 1। ठीक है, अब हल करेंगे हम इसको, तो ये आपके पास में जाएगा 1/4 इंटू, एक बार तो वास्तविक भाग एक जगह कर लीजिए, काल्पनिक भाग एक जगह कर लीजिएगा। तो देखिए वास्तविक भाग है 625 -1350 और +81, तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -644 और +1500 -540 आयोटा, काल्पनिक भाग एक जगह कर रहे हैं, तो ये आपके पास में आएगा प्लस के 960 आयोटा और फिर माइनस, इधर से इनको देखिए प्लस में वास्तविक भाग देख रहे हैं हम लोग एक बार, तो 16 और 1 17 और -24, तो माइनस के 7। काल्पनिक भाग देखिए -32 आयोटा प्लस के 8 आयोटा, तो बचेगा -24 आयोटा। ठीक है भाई, सॉल्व करें तो आ जाएगा 1/4 -644 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 7, यानी कि -637, 960 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 आयोटा, तो टोटल आपके पास में जाएगा 984 आयोटा। और बस ये लीजिएगा, ये आपके पास में बन गया इंटीग्रेशन।